Hello, my dear students. Myself, Dr. Vijay Prakash, and I'm your botany teacher. And I will teach biology NCERT. क्लास 11 एंड क्लास 12 की जो बायोलॉजी है NCERT की, उसके बॉटनी के जो जितने भी चैप्टर्स आपके हैं बॉटनी, वो सभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि नीट 2024 के लिए NTA ने बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए हैं, यानी कि नीट 2024 में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले 2023 तक आते थे, वो हटा दिए हैं, वो नहीं आएंगे। और साथ ही जो चैप्टर सभी न्यू एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं हर चैप्टर्स में कि वो भी नहीं आएंगे आपके। जैसे कि आपका जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, इस लिविंग वर्ल्ड से दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। एक तो आपका फीचर्स वाला, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा टॉपिक है आपका टेक्निकल एड्स वाला। ये टॉपिक्स कंप्लीटली एनसीईआरटी के 11th क्लास की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन इनमें जो फर्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, ये वाले टॉपिक्स इसके अंदर हमें पढ़ने हैं, क्योंकि जो फीचर्स दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म्स के, वो हमें किसी अदर चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिए होते हैं, तो इस चैप्टर में हमें थोड़ा डिटेल से दिया गया है, उनके बारे में अच्छे से समझने के लिए दिया गया है। उनको हमें पढ़ना है। जैसे ग्रोथ है प्लांट की, वो आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में दिया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी का, उसमें दिया गया है। रिप्रोडक्शन का टॉपिक है इसमें, वो भी आपका टॉपिक इसमें है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया गया है। पहले उससे पहले एक चैप्टर और था, वो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो अब हटा दिया गया है। लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक है बस रिप्रोडक्शन वाला, फीचर्स है ऑर्गेनिज्म का, फीचर्स है रिप्रोडक्शन, वो हमको पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे पढ़ने को वो ज़्यादा डिटेल से नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी टर्म्स हमें यूज होंगी अदर चैप्टर्स के अंदर। जो टर्म्स उसके अंदर आएंगे वो हमें टर्म्स आनी चाहिए कि उन टर्म्स का मतलब क्या है, वो कैसे, क्या उनका पूरा डिटेल होता है, वो सब हमें पढ़ना है। बस ये टॉपिक जो है टेक्निकल एड्स वाला, वो हमारे लिए कंप्लीटली रिमूव कर दिया। इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक्स हमारे रिलेटेड हैं, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे रिमूव कर दिए गए पहली यूनिट से। अब इस यूनिट के अंदर रह क्या गया है जो हमें पढ़ना है, यानी कि न्यू एनसीईआरटी में क्या है। पहला तो टॉपिक रह गया है आपका डाइवर्सिटी वाला, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। और दूसरा टॉपिक रह गया इसके अंदर टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। ये टॉपिक्स हमें कंप्लीटली पढ़ने ही पढ़ने हैं डिटेल से, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है बुक के अंदर, इससे पहले एक साइंटिस्ट की भी डिटेल दी गई है, उसका नाम है अर्नस्ट मेयर। उनके बारे में अभी हम थोड़ी चर्चा करेंगे, कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया था, उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे और इस लिविंग वर्ल्ड के थोड़ा इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, लिविंग्स जितने भी हैं, सभी लिविंग्स की स्टडी क्या कहलाती है, लिविंग्स जितने भी हैं, स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म,
स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स और एंड इन ऑर्गेनिम्स के अंदर जितनी भी लिविंग प्रोसेस होती हैं, लिविंग प्रोसेसेस, ये स्टडी कहलाती है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड लिविंग प्रोसेस। लिविंग्स के अंदर होने वाली जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं या लाइफ प्रोसेस जिनके अंदर होती है लिविंग ऑर्गेनिम्स, उन सब की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन और होती है इसकी, स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ की स्टोरी का स्टडी करना, वो भी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ये जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी में है। पहली एनसीईआरटी में थी, अभी एनसीईआरटी में ये वाली है। पहली एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन और थी, एक ये है और एक और है, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म में पेड़ पौधों का, प्लांट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी का आप जानते होंगे सभी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को, जिन्हें हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो ब्रांच होती हैं मेन। बायोलॉजी की अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं लिविंग्स का, कि हम लिविंग्स को किस किस चीज़ में स्टडी करते हैं, कि लिविंग्स की स्टडी क्या क्या कहलाती है। तो दो ब्रांच हैं इसकी मेजर, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। तो जूलॉजी तो आप जानते हो कि स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी ये भी एरिस्टोटल है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। बॉटनी होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स और फादर ऑफ बॉटनी इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। आपकी बुक में बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, इनका आपको पता होना चाहिए। ये नाम आपके बुक में नहीं है बट आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, बॉटनी क्या होती है, जूलॉजी। ये सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। स्टडी ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो स्टोरी है वो उसको भी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अर्थ पर इवोल्यूशनरी स्टडी, लाइफ की जो इवोल्यूशनरी स्टडी है उसको भी हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की दो ब्रांच, बायोलॉजी के फादर हैं अपने एरिस्टोटल, और बायोलॉजी की दो ब्रांच हैं, मेजर ब्रांच हैं आपकी जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। और बॉटनी की स्टडी, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब हम उन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, उस महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे अपने जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है कैम्पटन, उनमें एक साइंटिस्ट हुए थे अर्नस्ट मेयर, जो आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर दिया गया है इनके बारे में। अर्नस्ट मेयर का जो बर्थ है वो हुआ था 3 जुलाई
1904, 3 जुलाई, 5 जुलाई 1904, और जब बर्थ हुआ था आपका कैम्पटन, कैम्पटन शहर है जर्मनी का। डेथ हुई थी इनकी 2004, यानी कि इनका जो लाइफ स्पान रहा है, लाइफ स्पान वो 1904 से 2004 तक है। टोटल कितना ईयर हो गया इसका? 100 ईयर्स, यानी कि एज थी इनकी 100 ईयर्स। ये 100 साल जिंदा रहने वाले एक महान साइंटिस्ट माने जाते हैं। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हमारे नॉन हैं, जिनको हम जानते हैं, उनमें अगर ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाए, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उनमें से 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाए, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हमारे कौन है? एक अर्नेस्ट मेयर का नाम आता है। अगर अभी तक नॉन जितने भी महान साइंटिस्ट हुए हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, उनमें से 100 साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट की अगर लिस्ट बनाई जाए, तो उनमें एक नाम अर्नेस्ट मेयर का भी आता है। तो इनका आपको याद रखना है, इनकी एज भी 100 ईयर्स थी, और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में भी इनका नाम इंक्लूड किया जाता है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बायोलॉजी का, स्पीसीज के बारे में, वो आपको बता देता हूं मैं। इन्होंने कंसेप्ट प्रपोज्ड, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज तो आप जानते होंगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, उससे हम स्पीसीज कहते हैं कि टाइप के जब ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप बनाते हैं, पूरा ग्रुप जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्पीसीज कहलाता है। लेकिन उस स्पीसीज की कुछ डेफिनेशन थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो डिफाइन किए थे अर्नेस्ट मेयर ने, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइंडली उन्होंने क्या कहा? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। और इस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्या क्या कैरेक्टर एक स्पीसीज में होने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। कि एक तो ये होता है कि स्पीसीज होती क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इन ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, या इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या कैरेक्टर होंगे? ऑर्गेनिज्म कैसे हो? विच आर सिमिलर फंक्शनली एंड मॉर्फोलॉजिकली। दोनों ही तरीके से क्या होनी चाहिए? वो सिमिलर होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी। उनमें सिमिलरिटी होनी ही चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन है पूरी, हम इंसानों की एक स्पीसीज है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस एक स्पीसीज है, सैपियंस एक स्पीसीज है, होमो सैपियंस की पूरी स्पीसीज में हम इंसान आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। ऐसे ही आपके ट्रिटिकम एस्टिवम, वीट की, वीट है, गेहूं, इसकी है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भी एक स्पीसीज है, वीट की स्पीसीज। इसमें जितनी भी गेहूं की वेराइटीज हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम में आती हैं। तो ये हमें याद होना, पता होना चाहिए कि स्पीसीज में क्या आता है। दूसरा इनका कैरेक्टर होना चाहिए कि एक ही स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिम्स होंगे, उनमें सभी जीन्स होंगे, वो सभी ऑर्गेनिम में सेम होंगे। यानी कि एक ही ऑर्गेनिम के, स्पीसीज के ऑर्गेनिम के जीन पूल क्या होगा? सेम होगा, शेयर सेम जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है? जीन पूल होता है, जीन मतलब जीन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, डीएनए के अंदर जो भी जीन्स होते हैं उनको जीन्स कहा जाता है। और पूल मतलब कंबाइंड, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
एक ही ऑर्गेनिज्म के जितने भी जीन्स हैं उनका जीन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। तो एक तीसरा पॉइंट है इसका कि एक ही स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, कैपेबल टू इंटरब्रीड इन नेचर। नेचर में वो आपस में मैटिंग कर सकते हैं, नेचुरली मैटिंग करेंगे। ह्यूमन ह्यूमन मैटिंग कर सकते हैं, कोई अदर एनिमल है तो डॉग डॉग के साथ ही मैटिंग करेगा, अदर एनिमल के साथ मैटिंग नहीं करेगा। बायोलॉजिकल कंसेप्ट यही कहता है कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और उनकी मैटिंग से जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। अगर फर्टाइल नहीं होगी तो वो एक टाइप की मैटिंग नहीं होगी, यानी कि एक ही स्पीसीज के और इनके बीच की मैटिंग नहीं हो। अगर दो स्पीसीज के बीच की मैटिंग की जाती है तो उनकी प्रोजेनी जो होती है वो हमेशा इनफर्टाइल होती है, ये फर्टाइल होगी अगर एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे देखिए आप, फीमेल डोंकी है और फीमेल मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स जिसे हम कहते हैं मेयर। इनके क्रॉस से जो प्रोजेनी बनती है वो क्या कहलाती है, म्यूल कहलाती है। मेल डोंकी और या हॉर्स दोनों ही अलग अलग स्पीसीज के हैं। डोंकी की स्पीसीज अलग होगी, हॉर्स की स्पीसीज अलग होगी। दोनों के क्रॉस से, यहाँ हमने फीमेल हॉर्स को लिया है, मेल डोंकी को लिया है, इनकी क्रॉसिंग से, इनकी मेटिंग से जो प्रोजेनी बनी वो कैसी क्या कहलाती है, म्यूल कहलाती है। और म्यूल हमेशा कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल का मतलब कैन नॉट रिप्रोड्यूस फर्दर, ये आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, डू नॉट रिप्रोड्यूस। म्यूल से कभी म्यूल नहीं बन सकता क्योंकि इसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है, यानी कि इनफर्टिलिटी पाई जाती है, फर्टाइल नहीं होते, इनफर्टाइल। दूसरा इसका एग्जांपल है, इसका अपोजिट कर दो आप, मेल हॉर्स ले लिया और फीमेल डोंकी ले लिया। अगर इनका क्रॉस कराया जाता है, इनके बीच में मैटिंग की जाती है, तो इस मैटिंग से भी जो प्रोजेनी बनेगी वो भी कैसी होगी, इनफर्टाइल होगी, और उससे हम कहते हैं हिन्नी। मेल डंकी फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बनी हुई प्रोजेनी, प्रोड्यूस की गई प्रोजेनी म्यूल कहलाती है। और मेल हॉर्स और फीमेल डंकी के क्रॉस से बनी प्रोजेनी या प्रोड्यूस की गई प्रोजेनी हिन्नी कहलाती है, और ये भी कैसी होती है, इनफर्टाइल। ये भी आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो आपने देखा कि अगर एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, जबकि डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, इनफर्टाइल। ओके, आप पूछोगे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी होती है, लेकिन ह्यूमन कपल में वो केस ये वाला नहीं है। वहाँ एक आदमी एक औरत मैटिंग करते हैं, उनसे बनी हुई प्रोजेनी इनफर्टाइल होगी। ये इसके कई और अदर कारण होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंट स्पीशीज के क्रॉस से बनी है। वो और ह्यूमन बेबी जो बना वो डिफरेंट क्रॉस स्पीशीज के क्रॉस से नहीं बना, दो ह्यूमन बीइंग के क्रॉस से ही बना। एक आदमी है एक औरत, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज के अपोजिट सेक्स के क्रॉस से बनता है, वो मैटिंग से बनता है, लेकिन उसमें इनफर्टिलिटी का जो रीजन है वो अलग होते हैं। वो अलग रीजन क्या है, उनमें अलग रीजन होने के बहुत सारे रीजन हैं उनके, जैसे कि आपके स्पर्म काउंट कम होती है, इनफर्टिलिटी
सेंटर बने हुए हैं ना अपने इंडिया में अभी, जहाँ जिनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं उनको इनफर्टिलिटी सेंटर पर भेजा जाता है, फर्टिलिटी सेंटर में, है ना। इन विट्रो बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो उस केस में अलग रीजन होते हैं इनफर्टिलिटी की, स्पर्म काउंट कम होगा या स्पर्म प्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होंगे, इस वजह से कुछ और रीजन हो, कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं, कुछ जीन डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो बेबी पैदा करने के सक्षम नहीं होते इनफर्टिलिटी कंडीशन में। इस केस में वो केस अलग है जिसमें हम सेम स्पीशीज के क्रॉस से इनफर्टाइल प्रोजेनी बना रहे हैं, ये केस अलग है। इसमें तो 100% ही आपकी प्रोजेनी जो होगी वो इनफर्टाइल होगी अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज के क्रॉस से किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अर्स्ट मेयर के बारे में। अर्स्ट मेयर को अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन उनमें 3 अवार्ड ऐसे थे जो उनको बहुत ही पॉपुलर बनाया जिन्होंने उनको, और उन तीनों अवार्ड को हम कहते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में अर्स्ट मेयर को मिलने वाले 3 अवार्ड्स या प्राइज उनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इनमें पहला अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माने जाते हैं बायोलॉजी के फील्ड में जिस साइंटिस्ट को ये मिलते हैं, और उसमें पहला प्राइज था बाल्जन प्राइज, और ये मिला था इनको 1983। दूसरा प्राइज था इनका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और ये मिला था इनको 1994। और तीसरा प्राइज है क्रैफोर्ड प्राइज, और ये प्राइज मिला 1999। ये 3 प्राइज हैं जिनको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि तीनों ही प्राइज अर्स्ट मेयर को अपनी लाइफ में मिले थे। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है आपको, अर्स्ट मेयर एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, थे, यानी कि इवोल्यूशन पर बहुत स्टडी की, ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन कैसे होगा उस पर बहुत स्टडी की। इसके पहले एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे डार्विन, चार्ल्स डार्विन, वो भी हमारे एक कैसे साइंटिस्ट, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ही माने जाते हैं, बायोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसमें इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे होता है, और स्पीसीज वो आगे कैसे सर्वाइव करती हैं। इन्हीं की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी, अर्स्ट मेयर ने भी अपना काम किया, अपना स्टडी की, अपनी रिसर्च की इन्होंने, और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है इनको। इसीलिए इनको एक नाम से और जाना जाता है, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये कहा जाता है अर्स्ट मेयर को। 20th सेंचुरी के चार्ल्स डार्विन माने जाते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इनको। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन अर्स्ट मेयर का, और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड के बारे में। तो मैं आपको जो भी वीडियो बना रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक बना करके बताऊँगा चैप्टर में, जैसे जैसे टॉपिक आगे आते जाएंगे छोटे छोटे टॉपिक बना करके मैं हर टॉपिक का एक एक वीडियो आपको बना करके पढ़ाऊँगा, और उसमें आप पढ़ना जैसे भी आपकी, और आप साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। हाँ, नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स लिख करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है। और छोटे छोटे टॉपिक इसीलिए कि बड़ा चैप्टर एक क्लास में कवर करना इम्पॉसिबल होता है अगर डिटेल से उसको पढ़ना है। शॉर्टकट में तो कोई भी 1 शॉट के वीडियो बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, जिसमें कि एक ही लेक्चर में पूरा 2-3 घंटे का एक लेक्चर बना है, जिसमें आधी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, आधी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं। तो वो रिवीजन क्लास होती है, वो एंड टाइम पर होती है,
अभी आपके एग्ज़ाम को टाइम है, 7 मई को है एग्ज़ाम, तो अभी टाइम है आपको, तो आप आराम से डिटेल से फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।